हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं सीटेट सीडीपी से कुछ क्वेश्चन ली हूँ जो कि पेपर 28 दिसंबर 2022 से आया हुआ प्रश्न है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। शिक्षिका बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी दे करके कहती हैं उनके मन में जो आता है वह बनाएं। इसके माध्यम से वह बच्चों को बढ़ावा देना चाहती हैं। अर्थात इसका मतलब ये है कि एक शिक्षिका है और बच्चों को एक मिट्टी दे देती हैं और कहती हैं कि बच्चे आपको जो भी आ रहा हो आपके मन में आप उस मिट्टी से बनाइए। तो शिक्षिका किसको बढ़ावा दे रही हैं? सृजनात्मकता, रटना, असहयोग, अनुशासनहीनता। तो देखिए यहाँ पे रटना, वो रटने को बढ़ावा नहीं दे रही हैं, असहयोग को बढ़ावा नहीं दे रही हैं, अनुशासनहीनता को बढ़ावा नहीं दे रही हैं। ये तीनों ही गलत हैं, ठीक है, ये तीनों नहीं होंगे। ये सृजनात्मकता को बढ़ावा देती हैं। सृजनात्मकता का मतलब होता है कि जिसमें बच्चे स्वयं करके सीखते हैं, जिसमें कार्यों को अनुभव की प्राप्ति होती है। तो इसलिए ये आंसर सृजनात्मकता को बढ़ावा देती है शिक्षिका। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किसके लिए स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन है ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना, पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, सुई में धागा डालना, चलना और दौड़ना। तो देखिए चलना, दौड़ना, उठना, बैठना, एक्सरसाइज करना, बैडमिंटन खेलना या फिर बैट बॉल खेलना, ये सब स्थूलगामक कौशल के अंतर्गत आता है। तो चलना और दौड़ना स्थूलगामक के अंतर्गत आएगा। और ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना, इसमें आप कम वर्क कर रहे हैं। पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, इसमें भी कम वर्क हो रहा है। सुई में धागा डालना, ये भी काम बहुत आसानी से हो जाता है। तो इसलिए इस सारे ऑप्शन सूक्ष्म कौशल के हैं, ठीक है। तो जिसमें आप कम वर्क कर रहे हैं, जैसे आप सुई में धागा डाल रहे हैं ना, तो आपको ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ रहा है, इसलिए सूक्ष्म कौशल के अंतर्गत आता है। तीसरा क्वेश्चन है, सामाजिककरण की प्रथम संस्था है। तो सामाजिककरण की प्रथम संस्था परिवार होगा, क्योंकि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो सबसे पहले परिवार के साथ ही वो सीखते हैं। तो इसलिए सामाजिककरण की प्रथम संस्था परिवार होगा। स्कूल, दोस्त, मीडिया, ये सब सामाजिककरण की द्वितीय संस्था है, क्योंकि बच्चे पहले परिवार में आते हैं, उसके बाद वो मीडिया, दोस्त, स्कूल, दोस्तों, विद्यालय आदि से मिलते हैं, इसलिए द्वितीय संस्था हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, यह मान्यता है कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया, कार में सजीव गुण होते हैं, क्या कहलाती है? तो ऐसी वस्तुएं जीवावादी सोच कहलाती है। जैसे कि कोई बच्चा है, वो गुड़िया है, तो वो बच्चे अपने गुड़िया को सोचते हैं ना कि ये निर्जीव नहीं, ये सजीव है। जैसे कि फर्श है और फर्श पे कभी वो गिर जाते हैं तो उनकी मम्मा क्या करती हैं, फर्श पे डंडे से मारती हैं, तो उनको लगता है कि ना मेरा बदला पूरा हो गया, फर्श ने मुझे मारा और मम्मा ने फर्श को मारा, तो फर्श को ही सोचते हैं कि ये सजीव है। तो बच्चे जो है वो हर चीज़ों को सजीव रूप से सोचते हैं, तो यह कहलाता है जीवावादी सोच, और ये 2 से 7 वर्ष के बच्चों में देखा जाता है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को ज़रूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण पाड़ का है, ठीक है। पाड़ को मचान कहते हैं, ढांचा कहते हैं, स्कैप फोल्डिंग कहते हैं, इन्हें इन नामों से भी जाना जाता है। अब पाड़ का मतलब ये होता है जैसे कि कोई बच्चा है, किसी काम को कर रहे हैं और कोई शिक्षिका है तो उन्हें इशारे दे देती हैं, तो वो उस कार्य को पूरा कर लेते हैं, तो शिक्षिका उन्हें पाड़ के माध्यम से समझा रही हैं, तो वो कहलाता है पाड़। छठवां क्वेश्चन है, बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। तो ये देखिए सहयोगात्मक अधिगम के द्वारा प्रस्तावित करता है। सहयोगात्मक अधिगम ये होता है कि जब हम एक दूसरे के सहयोग के द्वारा सीखते हैं, ठीक है। और देखिए क्रिया प्रसूत अधिगम ये गलत होगा, रटंत अधिगम नहीं होगा, निष्क्रिय नहीं होगा। तो ये रटंत अधिगम, निष्क्रिय अधिगम, ये जैसे सब वर्ड कहीं भी आ जाते हैं तो वो निगेटिव वर्ड होते हैं, वहाँ आपको तुरंत ही कट कर देना है, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ये कहा गया है कि आप बच्चों के साथ किस तरीके के किस भाषा का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों के साथ आपको मातृभाषा में प्रयोग करना है।
जहाँ पे उनकी जो मातृभाषा बोली जा रही है, जब आप एक शिक्षक हैं उन्हें पढ़ा रहे हैं तो वो जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं उसी लैंग्वेज में आप उन्हें समझाइए, तो उन्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यही कहता है कि आप बच्चों को उनके मातृभाषा में पढ़ाइए। ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी प्यारी गुड़िया लाऊंगी। माँ का जवाब क्या दिखाता है? अब देखिए यहाँ पे वैशाली की माँ है, वैशाली कहती है कि माँ मुझे फुटबॉल खेलना है, तो वो कहती हैं कि नहीं बच्चे, आप लड़की हो, आपको मैं गुड़िया ला दूँगी, और जो लड़का है उसको फुटबॉल खेलने दो। तो यहाँ पे देखिए गलत है, क्योंकि आज हम लड़के और लड़कियों में भेदभाव नहीं कर सकते हैं, हमें उन्हें समान देखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही है कि वो किस चीज़ को दिखाता है, तो वो लिंग रूढ़िबद्धता को दिखाता है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे लड़के और लड़कियों को समानता नहीं दी जाए, वहाँ पे लिंग रूढ़िबद्धता होगा। ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी? जैसे कि कोई शिक्षक है, वो अधिगम मतलब जब वो पढ़ा रहे हैं उसी दौरान बच्चे को जांच कर रहे हैं कि बच्चा पढ़ने में किस तरीके से है, वो बच्चे का मूल्यांकन तभी करते हैं। तो ये क्या कहलाता है, ऐसा मूल्यांकन क्या कहलाता है? तो ऐसा मूल्यांकन रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। रचनात्मक मूल्यांकन वो होता है कि जब आप बच्चों को पढ़ाने के दौरान ही उनका मूल्यांकन कर लीजिए, तो यही होगा। योगात्मक मूल्यांकन वो होता है जो सत्र के अंत में किया जाता है, जैसे कि वार्षिक परीक्षा होती है, जब उसमें जो टीचर सवाल पूछते हैं या फिर जो परीक्षा आने पे जो अंक मिलते हैं, वही योगात्मक मूल्यांकन होता है। और मानकीकृत मूल्यांकन एक गलत होगा। तो आप जहाँ भी मानकीकृत आए ना, वहाँ पे आप गलत मान देंगे, एक क्योंकि निगेटिव वर्ड होते हैं। मानक संदर्भित मूल्यांकन ये भी निगेटिव वर्ड होते हैं। 10वां क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? एक समावेशी कक्षा है, समावेशी का मतलब क्या होता है? जैसे आप दृष्टिबाधित छात्र हैं, विकलांग छात्र हैं, या फिर कोई तेज तर्राक छात्र है, या कोई कमज़ोर छात्र हैं, उन सभी को साथ लेकर चलना समावेशी कक्षा कहलाता है। तो यहाँ पे यही है कि एक समावेशी कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो देखिए, क्योंकि विधि यहाँ पे विधि नहीं, यहाँ विविध होगा। विविध का मतलब होता है विभिन्न। तो क्योंकि विविध बच्चों की विभिन्न ज़रूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना, तो यही सही होगा। क्योंकि एक समावेशी कक्षा में आप बच्चों की विभिन्न ज़रूरतों का पता लगाएं और उनका ख्याल रखें। ठीक है। केवल कुछ खास विद्यार्थियों पर ध्यान देना ये गलत होगा। जहाँ केवल शब्द आए ना, तो वहाँ बिल्कुल भी गलत मान लीजिए आप, वहाँ गलत ही होगा, क्योंकि ये वर्ड निगेटिव होते हैं। बच्चों को उनकी अकादमिक क्षमता के आधार पर पहचानना व उनका पृथक्करण करना, तो आप उनका पृथक्करण नहीं कर सकते हैं पहचान करके। कोई तेज बच्चा है आप उन्हें अलग कर दीजिए, कोई कमज़ोर बच्चा है तो आप उन्हें अलग कर दें, आपको ऐसा नहीं करना है। खास ज़रूरतों वाले बच्चों को विशेषज्ञ के पास भेजना व सुनिश्चित करना कि उन्हें अलग संकाय में पढ़ाया जाए। तो देखिए एक गलत होगा, क्योंकि ऐसा थोड़ी नहीं है कि कोई बच्चा है तो उसे आप अलग संकाय में भेज दीजिए, आप उसको खुद भी तो पढ़ा सकते हैं। तो इसलिए एक गलत होगा। ठीक है, ये तीनों ही गलत होगा, यही सही होगा। एक विद्यार्थी जिसे दृष्टि बाधिता है, विशिष्ट ज़रूरतों के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।